नमस्कार। तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। तीसरे चरण में देश भर की 93 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी में यादव पट्टी पर वोटिंग हो रही है। तो पहला चरण बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहा। दूसरा चरण जब आया तो बीजेपी के लिए बुरे सपने जैसा था। अब ये तीसरा चरण, जिस तरह की वोटिंग हो रही है उसको देखकर लग रहा है कि ये चरण भी बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर लेकर के नहीं आने वाला है। तो क्या कहता है ये तीसरा चरण? उत्तर प्रदेश भ्रमण करने वाले और पूरे देश के चुनावी नब्ज को टटोल रहे योगेंद्र यादव जी आज हमारे साथ हैं। उनसे ही जानेंगे कि ये तीसरा चरण क्या कहता है। बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र सर आपका। सर, आपने शुक्रिया पहला प्रज्ञा चरण जी। देखा। हाँ जी, आपने जी। पहला चरण देखा, दूसरा चरण देखा, तीसरा चरण आया है। आपने पहले दूसरे चरण के बाद ट्वीट किया कि आपने ऐसा चुनाव होते हुए पहले नहीं देखा, और आपने ये भी लिखा कि भूचाल आने वाला है। आपके अनुसार ये ओवरऑल जो तीसरा चरण है, ये क्या कह रहा है योगेंद्र सर? ये जो तीसरा चरण कागज पे देखें तो बीजेपी एनडीए के लिए सबसे अच्छा चरण है, क्योंकि इन 94, मैं 94 इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसमें सूरत को भी शामिल कर रहा हूं जहां चुनाव नहीं हो रहा लेकिन चुनाव हो चुका है। हम्म। इन 94 में से 80 सीटें बीजेपी और एनडीए के पास थी, बीजेपी और सहयोगियों के पास। एक तरह से कागज पे आप कह सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म। इसी को दूसरी तरफ से देखिए तो ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक इसलिए है that the opposition has nothing to lose. उनके पास तो सिर्फ 12 है एंड हम्म। बीजेपी हैज एवरीथिंग टू लूज। 94 में से 80 सीट को रिटेन करना ये बिल्कुल टेढ़ी खीर है आज के माहौल में। आपने हम्म। ठीक कहा। मैंने चुनाव के पहले दो चरणों पे निगाह रखी और मेरा और मेरे सहयोगियों का मानना था, हम एक एक सीट का मूल्यांकन करते रहे हैं, कि पहले दो चरण में बीजेपी लगभग 20 सीट लूज कर चुकी है, जितना उसके पास 2019 में था उसकी तुलना में। और हमें हम्म। लगता है कि इस तीसरे चरण में, सिर्फ इस तीसरे चरण में बीजेपी को 20 और सीट का घाटा हो सकता है। इसे आप मुख्य राज्यों के देखें। हम्म। जो एक राज्य जिसपे हम उत्तर भारतीयों की निगाह कम जाती है, क्योंकि हम उत्तर भारतीय थोड़ा ना पूरे दुनिया को सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की तरह देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस वक्त कर्नाटका में हो रहे हैं। हम्म। कर्नाटका के 28 में से 14, पहले आधे का एक हफ्ता पहले हो चुका था, बाकी आधे का आज हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की झोली में 14 की 14 पड़ी है, और यहां अगर चुनाव जैसा गया संकेत आ रहे हैं तो इस 14 में से 8-10 बीजेपी की जेब से जा सकती है, यानी कि अकेले कर्नाटका में 10 सीट तक का नुकसान हो सकता है। हम्म। अगर आप विधानसभा चुनाव के हिसाब से जाएं तो बीजेपी को 14 में से 7 का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले एक सप्ताह में क्या हुआ है देश और कर्नाटका में, ये जिसके प्रज्वल रेवन्ना का कांड कहा जा रहा हम्म। है, इसको सेक्स कांड कहा जाता है, सेक्स कांड है नहीं, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे यौन शोषण, अपराध और हिंसा का कांड है। हम्म। ये जो कांड है इसका इतना गहरा असर हो रहा है कि ये भी संभव है कि 14 में से बीजेपी 11 सीट तक, 10-11 सीट भी लूज कर सकती है इस राउंड में। तो सबसे बड़ा खेल वहां है। इसके अलावा महाराष्ट्र में हो रहा है ये चुनाव, बड़े महाराष्ट्र में हम्म। 11 सीट इस बार जा रही है, बहुत बड़ा राउंड महाराष्ट्र के लिए है। इस हम्म। राउंड में शरद पवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। ये वो इलाका था जहां पिछली बार बीजेपी ने शरद पवार को पछाड़ दे दी थी, उसके बाद उनकी पार्टी तोड़ दी है। हम्म। लेकिन शरद पवार पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के मचे हुए खिलाड़ी हैं, और उन्होंने इस बार कई ऐसे मूव्स किए हैं जो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। और जो ग्राउंड से खबर आ रही है वो यही है कि जहां तक राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी का संबंध है, जमीन पे कोई व्यक्ति अजीत पवार को एनसीपी मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति शिंदे की पार्टी को शिवसेना मानने को तैयार नहीं है। तो इसकी परीक्षा इस बार होगी, और यहाँ पे फिर, यानी कि राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस का जो हम्म। गठबंधन है वो 2-3 सीट छीनने की स्थिति में है। बाकी राज्यों में थोड़ा बहुत है। हम्म। इस बार मध्य प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश का जो भिंड ग्वालियर वाला इलाका है, हम्म। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, इससे जुड़ा ये जो सारा इलाका है, यहाँ पे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और
इस राउंड में पूरा का पूरा गुजरात हो रहा है। बीजेपी को उसकी एक तसल्ली रहती है, एक तरह का आत्मविश्वास रहा है। लेकिन पिछले 5-7 चुनाव में सन 2017 के बाद सबसे ज्यादा चैलेंज बीजेपी को अगर कोई मिला है तो अब 2024 में मिल रहा है। मैं नहीं पर जानता कि उसमें कितनी सीटों में ट्रांसलेट होगा। मान लीजिए बहुत ज्यादा सीटों में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुजरात में जिस तरह का शिकंजा बीजेपी का है उसको ढीला करना आसान नहीं है। लेकिन गुजरात की जो ट्राइबल बेल्ट है, साबरकांठा, बनासकांठा, इधर छोटा उदयपुर, फिर नीचे दाहोद से लेके आके सूरत के नजदीक से होते हुए जाए, ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पे कम से कम 3 सीटों पर बीजेपी को गंभीर चुनौती मिल रही है। तो इस तरह से, जैसे मैंने कहा, अभी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा क्योंकि आपको उसमें ज्यादा दिलचस्पी रहेगी, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हम उत्तर प्रदेश बिहार के बाहर भी भारत को देखें, क्योंकि बिल्कुल। चुनाव बहुत बड़े पैमाने पे वहां लड़ा जा रहा है। जी। अच्छा, आपने कहा कि गुजरात में 3 सीटें हैं, तो आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? जो कुछ ग्राउंड्स, देखिए वहां क्या हुआ है, जब हाँ, विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस बुरी तरह हारी। वहां हाँ, आम आदमी पार्टी भी थी। आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली वोट की टर्म्स में। सीटें बहुत जी, नहीं आई, लेकिन वोट उनको हुँ, काफी आया था वहां पे। हुँ, इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके लड़ रही है। उनके मिलके लड़ने का जो असर है सबसे ज्यादा दक्षिण गुजरात में पड़ेगा, उसका जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पे पड़ेगा। तो अगर हम हुँ, उसके हिसाब से देखें तो मैं गुजरात के परिणाम को देख रहा हूँ। ये जो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव जिसमें बीजेपी ने एकदम झाड़ू लगा दी थी गुजरात के अंदर, है ना? और बिल्कुल, इससे हाँ, पहले लोकसभा में तो लगा ही चुकी थी। हुँ, हुँ, अगर उस विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से देखें और उसको लोकसभा में कन्वर्ट कर लें, सिंपली कुछ नहीं करना, उस हिसाब से भी 3 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां बीजेपी पिछड़ी है। तो 26 हुँ, में से 3 विधान लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी हुँ, ऑलरेडी पिछड़ी हुई है। उसके आधार पे, जो जमीन से फीडबैक आ रहा है उसके आधार पे, गुजरात के सौराष्ट्र के कई इलाकों में राजपूतों का विद्रोह हुआ है, हुँ, हुँ, आ, हुँ। उसको एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में तो मानता अब हूं। तीसरे और ये चरण में सब, भी ये विद्रोह की नाराजगी सर दिखाई दे रही है? देखिए सारा का सारा गुजरात केवल एक ही चरण में हो रहा है। पूरी हाँ, 26 सीट का आज ये जो चुनाव हो रहा है पूरा का पूरा एक चरण में हो रहा है। हाँ, तो सौराष्ट्र में भी ये विद्रोह है जो कि गुजरात के कुछ हिस्से को असर करेगा। जैसा मैंने कहा, ये सब करने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि हुँ, 26 में से 10 सीट चली जाएंगी ना। मैं तो अभी कह रहा हूँ 26 में से 3। 3, हाँ, पहले हर साल 26 ले रही थी बीजेपी। तो मैं अब कह रहा हूं कि 26 में से 3 सीट निकलने की गुंजाइश है। गंभीर चुनाव हो रहा है। कई दूसरे इलाकों से भी रिपोर्ट आ रहा है, हुँ, लेकिन मैंने इन सब चीजों में, मेरी एक टेंडेंसी है कि मैं बिल्कुल मिनिमलिस्ट व्यू लेता हूं, कंजर्वेटिव, कि भाई ज्यादा उछल कूद के बहुत बड़ी बड़ी बातें करना वो नहीं। जो बिल्कुल न्यूनतम चीज है, जो दिख रही है हुँ, आंख से, उतनी बात करना। तो उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि गुजरात में भी 3 सीटों का खतरा बीजेपी को है यहाँ पे। हुँ, बाकी राज्यों को यदि हम क्विकली एक बार देख लें, क्योंकि जैसा मैंने कहा सभी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और हम हुँ, उसको देखते जाएं। अ, हुँ, बिहार की 5 सीट है, जिसमें से एक बीजेपी को आई थी पिछली बार, 4 इनके पार्टनर्स को आई थी। और हुँ, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में असली खतरा बीजेपी के पार्टनर्स को है। बीजेपी को अपेक्षाकृत कम कम खतरा है। हुँ, एलजेपी और खासतौर पे जेडीयू को खतरा है, तो वहां वल्नरेबल हैं ये 4 सीटें। बंगाल में 4 सीट है जहां बीजेपी को एक आई थी पिछली बार। इस अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से जाए तो वो सीट भी जाती हुई दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ में जितना बचा हुआ छत्तीसगढ़ है, सारा इस बार जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 फेज में 1 और 3 4 सीटें हुई हैं। बची हुई 7 सीटें आज छत्तीसगढ़ में जा रही हैं। और हुँ, इन 7 में से ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा 1-2 सीट पर बीजेपी को यहां भी खतरा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के मोटी तस्वीर ये है। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर दूं सीटों की टर्म्स में, हुँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस राउंड में 10 सीट जा रही हैं 10 चुनाव में। लोकसभा सीटों पर, 10, हाँ, और 10 में एक तो वो इलाका है जो कि दोआब का इलाका है। पिछले हुँ, कुछ दशकों से उसको मुलायम सिंह जी की बेल्ट कहा जाता है। जो केवल हुँ, जाति के चश्मे से देखते हैं वो उसको यादव बेल्ट यादव कह लैंड, देते हैं। यादव मैं पट्टी कहते हैं, हाँ, हाँ, मैं किसी जाति विशेष के नाम से किसी का पट्टी का नाम देने के पक्ष में नहीं हूँ, ना जाट पट्टी ना यादव पट्टी, क्योंकि लोग भूल हुँ, जाते हैं कि इस सब में दलित भी होते हैं। और जब हुँ, किसी जाति विशेष की पट्टी बताया जाता है, उस जाति का वोट मुश्किल से 20-25% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है, क्योंकि जो आदिवासी पट्टी होती है वहां आदिवासी क्षेत्र 70% होता है, आदिवासी आबादी।
बाकी जातियों की पट्टी में कहीं उस जाति का वोट 20-25% से ज्यादा नहीं होता। हाँ, उसका एक दबदबा होता है जिसके नाम पे हो जाता है। तो हम्म। ये एक जो दोआब का क्षेत्र है, हम्म। इस क्षेत्र में, और दूसरा रोहिलखंड की 3 सीट, हम्म। ये पूरा हिस्सा जा रहा है इस वक्त, हम्म। जहां पिछली बार 8 सीट बीजेपी ने जीती थी। जीती थी। अब वो 8 सीट में से बीजेपी, अगर हम विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें, तो बीजेपी को पिछली बार 8 सीट इन्हें थी बीजेपी को, और हम्म। 2 सीट आई थी समाजवादी पार्टी को। यहाँ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो बीजेपी को 1 सीट का नुकसान और होना चाहिए, तो 8 की बजाय 7 हो जाएंगी। लेकिन ये स्थिति वो तब जबकि अगर हम 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें। हम्म। लेकिन जो कुछ फिर हमें जमीन से खबर आ रही है, बरेली में गंगवार जी को टिकट डिनाई कर दिया गया, जिसकी वजह से अच्छा खासा विद्रोह है। हम्म। और विद्रोह केवल एक व्यक्ति का नहीं है, वो एक वर्ग का है, जिस हम्म। कुर्मी वर्ग को बीजेपी ने इतना केयरफुली अपनी तरफ किया था, उस वर्ग की तरफ से विद्रोह है। और दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश में केवल पुराने समीकरण की नजर से न देखिए, केवल ये जाति वो जाति नहीं। हम्म। जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि किसी कारणवश लोगों का 10 साल से रुका हुआ असंतोष अब एक सतह पे आ गया है, और तमाम जातियों में, ब्राह्मण से लेके अति दलित तक, सब में बीजेपी का वोट कुछ कुछ प्रतिशत खिसक रहा है। और हम्म। अगर वो खिसकता है तो इस 10 में से कम 5 सीटें हैं जहां बीजेपी को खतरा है। मैं पांच ये सीटों नहीं पर। कह रहा। जी हम्म। बिल्कुल, अगर वो सर जो कौन जो कौन सी पांच खिस सीटें? एक मैं इसको ना, मैं एक पुराने स्टाइल का सेफोलॉजिस्ट रहा हूँ, हम्म। जिसमें से हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ इतना देखते हैं इतने परसेंट का ड्रॉप होगा तो एटलीस्ट इतनी सीटें डूबेंगी, हम्म। ना पानी इतना उतरेगा तो, या पानी इतना चढ़ेगा तो इतनी चीजें डूबेंगी। अब उसमें हम्म। से एक्स डूबेगा, वाई डूबेगा, इसका कम से कम हमारे हम्म। स्टाइल की सेफोलॉजी में हम नहीं करते थे। लेकिन मोटे तौर पे कहूं तो इस 10 में से आधी सीटें बीजेपी की इस बार खतरे में हैं, हम्म। जबकि पिछली बार केवल 2 थी, विधानसभा के हिसाब से सिर्फ 3 होती। लेकिन ये 5 तक जा सकता है। तो सर इस तरीके से तो पूरा ये तीसरा चरण एनडीए के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, जैसा मैंने कहा कि आप अगर इसको मोटा देखें तो कुल मिलाकर इन 80 में से कुल थी सीटें थी 94, जिसमें से हाँ। एक ऑलरेडी बीजेपी की जेब में चली गई है। जी जी। अ, और 80 सीटें उस एक को मिला के 80 सीटें बीजेपी की जेब में पिछली बार थी। मैं नहीं समझता कि बीजेपी उनमें से 60 से ज्यादा रिटेन कर पाएगी। अब आप कहें, एक तरह से देखें तो सफलता है कि भाई 94 में से 60 आ गई, और क्या चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, उससे ज्यादा डिस्टिंक्शन मार्क्स आ गए। हम्म। लेकिन बीजेपी का जो संकट है वो ये कि उसको पूरी हिंदी पट्टी में लगभग सारी सीटें जीतना अनिवार्य है, अगर यहाँ अनिवार्य नहीं है। जीतेगी। क्योंकि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे तो मुश्किल से कुछ गिनती की सीट बीजेपी के पास आएंगी। तो उसे हम्म। यहाँ झाड़ू लगाना अनिवार्य है, और वो हम्म। झाड़ू लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अगर 20 सीट इस फेज में से खिसक गई, और जैसा मैंने कहा, एक हमारा बहुत मोटा सा मूल्यांकन ये है कि हम्म। पहले 2 फेज में जो 190 सीट गई हैं, 190 से कुछ ज्यादा, 190-92 सीटें गई हैं, हम्म। उनमें से 20 सीट का नुकसान बीजेपी को ऑलरेडी हो चुका है। तो 20 जमा 20 का अगर नुकसान इस फेज में भी 20 का हो जाता है, हम्म। तो ये 40 का नुकसान जो बीजेपी को है, हम्म। इसका मतलब होगा कि अगर 40 का 40 बीजेपी को नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब है अब तक ऑलरेडी बीजेपी 272 के आंकड़े से नीचे चल रही है, अगर आने वाले फेजेस में कोई नुकसान ना हो तब भी। लेकिन इसमें से सारा नुकसान केवल बीजेपी को नहीं होगा, कुछ उसके एलाइज हम्म। को होगा, हाँ जेडीयू बिल्कुल। को, सर बाकियों को पहला होगा। पहला चरण दूसरा चरण हमने देखा, दूसरे चरण के बाद एक बड़ी हैरान करने वाली खबर निकल करके आई कि चुनाव आयोग ने चुनाव के 10 दिन के बाद वोटिंग प्रतिशत बदल दिया पहले दूसरे चरणों का। इसको क्या कैसे देख रहे हैं आप? आज तो तीसरा प्रज्ञा जी, चरण इसके चल रहा बारे है, में वोटिंग हो रही सावधानी है से सर। बात, हम्म। जी हम्म। सावधानी से हम्म। बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें कई साथी थोड़ा सा अति उत्साह में बह के कुछ ज्यादा बात कर देते हैं, इसलिए मैं हम्म। चाहता हूँ हम्म। कि बात को बारीकी और सावधानी से समझा जाए। हम्म। इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव आयोग जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो बड़ी विचित्र है, बहुत खतरनाक है, और हम्म। उससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है कि आप कुछ भी कह दीजिए। अब देखिए ना, चुनाव आयोग
केसीआर को नोटिस देता है, कहता है 48 घंटे आप मत कीजिए। अरे उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री को 48 महीने तक प्रचार नहीं करना चाहिए, जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं उस पर वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो अगर आप इसका व्यापक उसमें देखें तो चुनाव आयोग के काम जो है इतनी साख गिर गई है। मैंने एक पुराने चुनाव आयुक्त से बात की, उसने कहा भैया नाक कटवा दी इन लोगों ने, तो हमारी 20 साल में हमने ऐसी रेपुटेशन बनाई थी इस संस्था की, और एक बार में इन्होंने एकदम कूड़ा कर दिया। जो उन्होंने किया है 11 दिन बाद वोट की गिनती बताना, ये इनका निकम्मापन भी दर्शाता है और चुनाव आयोग की सीक्रेटिवनेस कि वो पारदर्शिता से काम नहीं लेना चाहते, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन हम ये न मान लें अभी से कि पता नहीं कहां से 6% जाली वोट इन्होंने ऐड कर दिए हैं, मेरे को नहीं ऐसा लगता। देखिए क्या हुआ है, पहले क्या होता था कि पहले चुनाव होता था, मान लीजिए जैसे आज चुनाव हो रहा है, पहले क्या होता था, आज शाम को 5-6 बजे चुनाव आयोग बताता था कि हमारा अनुमान ये है। हाँ, वो हाँ, हर अनुमान बार तो ऐसे ही आमतौर होता पे था, बिल्कुल। जी, वो अनुमान आमतौर पे गलत होता था है? हम्म। वो अगले दिन सुबह कहते थे कि एक्चुअली 62 हम्म। नहीं, ये तो 64-65 था। हाँ, हाँ। और अगले दिन दोपहर तक आपको बता देते थे फाइनल। 65.63%। और यही बिल्कुल। नहीं, ये भी बताते थे कि कुल 6,47,558 लोगों ने मत डाला, जिसमें से इतने बिल्कुल। महिला थे, इतने पुरुष थे, हम्म। हो जाता था। और ये प्रज्ञा जी, थोड़ा सा आपसे उम्र में बड़ा हूं तो इसलिए मैं याद दिला सकता हूं कि ये जब कंप्यूटर नहीं भी हुआ करते थे तब भी चुनाव आयोग ये कर लेता था। हम्म। बिना कंप्यूटर के ये सब काम हो जाता था, 24 घंटे में एग्जैक्ट आपको बता देते थे इतने हजार, इतने दहाई, इतना इत्यादि वोट हुआ। अब हम्म। चुनाव आयोग 11 दिन बाद, चुनाव आयोग ने 3 बदलाव किए, तीनों अजीब है। पहला, उन्होंने वेबसाइट पे फाइनल आंकड़े देने की बजाय एक ऐप क्रिएट कर दिया। अब ऐप देने हम्म। में कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, ऐप से आपको हर घंटे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन उस ऐप को कभी तो आप फ्रीज करोगे ना, कहोगे कि भैया फर्स्ट फेज पूरा हो गया, अब फाइनल स्थिति ये है। चुनाव आयोग ने ये फ्रीज 72 घंटे तक नहीं किया, 72 घंटे तक चेंज होते रहे फिगर्स, नंबर एक। नंबर दो, 72 घंटे के बाद भी उन्होंने फाइनल आंकड़े नहीं दिए। 72 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि 8 दिन तक बैठे रहे। 19 तारीख को चुनाव हुआ, दूसरा फेज 26 तारीख को हुआ, और 30 तारीख को जाके चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े रिलीज किए, जैसा कि 24 घंटे में हो जाता था। और ये भी हम्म। तब किए, प्रज्ञा जी भूलिए नहीं, तबकि अंग्रेजी के कुछ अखबारों में बहुत एडवर्स खबरें छपी, कहा कि ये क्या कर रहा है चुनाव आयोग, पार्टियों ने सवाल पूछने शुरू किए, तब उसके जवाब में हुआ। जी। और तीसरी चीज कि 11 दिन बाद भी जो खबर दी वो भी पूरी नहीं दी। पूरी ये नहीं नहीं दी। बताया कि इतने करोड़, इतने हजार, इतने वोट डले, नहीं कहा 63.2% पड़े। अब फर्क क्या है, फर्क हम्म। ये है कि जब आप परसेंटेज बताते हैं तो उसमें अंदाजा होता है, उसमें 500,000 की चूक की गुंजाइश होती है। आप मेरे को कहती हैं 63.5% वोट पड़े, इसका हम्म। मतलब ये भी हो सकता है कि 12,68,555 वोट पड़े, उसका मतलब ये भी हो सकता है 12,70,648 वोट पड़े। दोनों संभव है, दोनों तरह से हम्म। 0.5% में कवर हो जाएंगे, है ना। ये जो गुंजाइश चुनाव आयोग ने छोड़ रखी है अपने लिए, ये एक थोड़ा सीक्रेटिवनेस है ना। लेकिन इसी अभी को भी सर मैं लोग ये कह रहे हैं नहीं कि इसमें मानता, खेल हो सकता है। आ, इस निष्कर्ष पे अभी हम ना पहुंचे, क्योंकि मेरे को लगता है चुनाव वगैरह के बारे में इसलिए इसलिए नहीं कि चुनाव आयोग कोई बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन इसलिए हम्म। हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि इसमें 70 साल पुराने कुछ प्रक्रियाएं हैं, जो अच्छा। प्रक्रियाएं चुनाव आयोग बदल नहीं सकता, बदल नहीं पाया है आज भी। कितना भी ये कर लें, फॉर्म 17 खत्म नहीं हुआ। फॉर्म 17 क्या है, जब हम्म। चुनाव किसी पोलिंग बूथ पे समाप्त हो जाता है तो वहां बैठा हुआ अफसर, जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, वो तमाम पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में लिखता है कि इस बूथ के अंदर 1152 वोट थे, जिसमें से हम्म। 787 वोट पड़े, जिसमें से इतने 400 इतने महिलाएं थी, इतने पुरुष थे। प्रिजाइडिंग अफसर साइन करता है और तमाम हम्म। पार्टियों के पोलिंग एजेंट उस पर साइन करते हैं, और चुनाव फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास एक कॉपी रहती है, और उसी फॉर्म की कॉपी हर पार्टी का एजेंट अपने साथ बाहर लेके जाता है। हम्म। अगले दिन इन सब फॉर्म्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तमाम अपने फॉर्म्स को इकट्ठा करके रिटर्निंग ऑफिसर को पकड़ा देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर इन सब का टोटल करता है, गुप्त तरीके से नहीं, सारी पार्टियों के एजेंट को सामने बैठा के टोटल करता है।
इसलिए मान लीजिए मेरठ में चुनाव हुआ, तो मेरठ में 26 तारीख को चुनाव हुआ, तो 27 तारीख की दोपहर को मेरठ के कलेक्टर के ऑफिस में ऐसा टोटल हुआ होगा और वहां तमाम हाँ। पार्टियों के सामने लिखा गया होगा कि भाई हम्म। कुल मिला के 11 करोड़ कितने मतलब 15,08,72 इत्यादि वोट पड़े। तो हम्म। ये सूचना अब बदली नहीं जा सकती। हम्म। इसको अगर बदलेंगे तो हंगामा हो जाएगा, पूरे देश में बवाल मच जाएगा। ये फॉर्म आज भी जिंदा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अभी भी मानना है हम्म। कि चुनाव आयोग छुपाव दिखाव जरूर कर रहा है। हम्म। इसमें चुनाव आयोग की नालायकी झलकती है, इनकी हम्म। बदनीयती झलकती है। अभी से ये मत मान लीजिए कि 6% वोट झूठा डल चुका है, क्योंकि अगर वो अच्छा। हो गया तब तो चुनाव का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। 6% बिल्कुल। वोट तो इतनी बड़ी चीज होती है। हम्म। 6% का मतलब लगभग 1 करोड़ वोट झूठा डल गया। ये हो जाए तब तो हाँ। चुनाव ही खत्म हो जाएगा। ऐसा लेकिन नहीं सर, जिस हुआ है। तरीके से भाजपा खुलकर नफरत फैला रही है, चुनाव आयोग कुछ बोल ही नहीं रहा है, चाहे सोशल मीडिया आप देख ले, भाषण देख ले, रैली देख ले, हर जगह पर भाजपा खुलकर नफरत फैला रही है। चुनाव आयोग चुप है। इस 2024 के चुनाव आयोग को सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि खुलकर भाजपा के पाले में खड़ा हुआ है चुनाव आयोग? जैसा मैंने कहा, एक पुराने चुनाव आयुक्त ने मुझे कहा कि भैया नाक कटा दी इन लोगों ने तो इस हम्म। संस्था की, और सच में मजाक बना दिया है इन्होंने। आम आदमी पार्टी अपना वीडियो देती है जिसमें बीजेपी एक पे एक तंज है, तो उसको रोक दिया जाता है। और हम्म। बीजेपी ने जो वीडियो कर्नाटका में रिलीज किया, बाप रे, आप इसको देख लीजिए। मतलब इतना शुद्ध घृणा, मैं बताऊं भी क्या आपके, मतलब मुझे शर्म आती है। इन लोगों को तो शर्म नहीं आती करते हुए, उसको बताते हुए मुझे शर्म आती है कि किस तरह का वीडियो इन्होंने निकाला था। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? तो चुनाव आयोग का जो व्यवहार है, शोचनीय है, निंदनीय है, शर्मनाक है। इस हम्म। संस्था की पूरी रेपुटेशन को इन 3 लोगों ने डुबा के रख दिया है, और कभी ना कभी ये देश इनका जवाब मांगेगा। जैसा एक पोइट ने कहा था, क्योंकि कई चीजों में पोइट ज्यादा अच्छा, अमीर अजीज ने कहा था, सब हम्म। याद रखा जाएगा। ये याद रखा जाएगा कि इन 3 लोगों ने इस संस्था को किस तरह से डुबाया। कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है। जैसे मैंने बताया था, एक जमाने में मैं दुनिया को बताया करता था कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग क्या है। मजे की बात यह है कि ब्रिटेन में चुनाव आयोग नहीं था। ब्रिटेन में हम्म। चुनाव आयोग हाल ही में 15-20 साल पहले बना है, और उनका मुख्य चुनाव आयुक्त भारत आया। मैंने उसे कहा कि आपको हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए कि चुनाव कैसे करवाए जाते हैं। उस जिस व्यक्ति ने भारत के चुनाव आयोग के लिए इस तरह की बातें कही, उसे आज ये कहना पड़े कि मजाक बना दिया है इन 3 लोगों ने, तो मुझे कहते हुए दर्द होता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, चुनाव आयोग तो ये अंपायर नहीं, ये तो प्लेयर बन गया है इस खेल के अंदर। हम्म। सर, अगर पहले चरण की बात करें, पहले चरण जब हुआ तो मोदी की भाषा कुछ ओके ओके थी। दूसरा चरण आया, मोदी की भाषा बदली। अब तीसरा चरण आते आते फिर से वो कम्युनल स्ट्रैटेजी पर उतर आए हैं मोदी जी। वही वोट जिहाद, पाकिस्तान, मुसलमान, आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये सब कुछ पे उतर आए हैं। तो ये क्या कह रहा है सर? ये बौखलाहट दिख रही है। बौखलाहट है, घबराहट है, और क्या है। पहले तो मतलब कम से कम लगता था कि अच्छा, सांप्रदायिकता के अंदर भी एक आप सांप्रदायिक जहर फैलाते हैं। हम्म। और दूसरा है जब आप बिल्कुल मतलब हास्यास्पद चीजों पे उतर आते हैं कि तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएगा। मामला भैंस हम्म। पे आ चुका है अब तक। हम्म। आपने तो थोड़ा ऊंचे दर्जे की बातें कही, यहाँ तो मामला भैंस भैंस पे उतर आया है अब तक। और अगले हम्म। दौर में कहाँ पहुंचेगा भैंस से नीचे उतर के, कह नहीं सकते। बौखलाहट है। और मैं तो समझता हूँ मोदी जी कहीं मन ही मन रोज जाके कहीं काबा की पूजा करते होंगे, कहीं मुसलमानों को धन्यवाद देते होंगे। क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ, मान लीजिए हम्म। मुसलमान न रहे, तो मोदी जी बेचारे का क्या होगा? बेचारे को बोलने को कुछ नहीं बच जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है। इसे आप हंसे या रोए इसके ऊपर, क्योंकि लेकिन तीसरे इसका चरण असर में नहीं हो रहा। हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही बात कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी आरक्षण जो है वो मुसलमानों को कांग्रेस दे देगी। तो इस बातों का सर कितना असर, आप क्योंकि एक ग्राउंड में घूम रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा बेहतर समझना चाहूंगी। आज तीसरा चरण है, वोटिंग के लिए लोग लाइन पर लगे हुए हैं। क्या ये जहन में होगा उनके कि आपका आरक्षण मिल जाएगा भैया, कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी? ये एक मोदी जी का जवाब है। जवाब किस चीज का है वो होना चाहिए। जवाब इस बात का है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां
ये बात लोगों तक पहुंचाने में सफल हुई हैं कि इस चुनाव में संविधान पे हमला है और हम्म। भैया संविधान जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा। उसको जवाब देने के लिए, इस बात का जवाब देने के लिए मोदी जी का स्टाइल है कि मतलब बिल्कुल पूरा झूठ दो। तो अब ये है कि कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे देगी, ये हम्म। कहने का कोई आधार हो, कोई बात हो। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी, वो कम से कम बीजेपी के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष का एक लेख दिखाते हैं। वो बीजेपी के नेताओं के बयान दिखाते हैं कि उन्होंने कही है इस बात को, और वो आरएसएस की पहले दिन से नीयत दिखाते हैं कि संविधान का विरोध हम्म। करती थी। बीजेपी क्या दिखा रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा कोई एक बयान दिखाइए, आप एक ऐसा लेख दिखाइए, आप मैनिफेस्टो की एक पंक्ति दिखाइए, किसी की एक स्पीच दिखाइए जिसमें वो कह रहे हो कि एससी एसटी ओबीसी आरक्षण की जगह पर हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये हम्म। मुसलमानों के आरक्षण की बहस है क्या? बहस केवल ये है, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, देश के तमाम राज्यों में ओबीसी के कोटा को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। 27 एक साथ नहीं दिया जाता, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 2। उसमें मुस्लिम ओबीसी की एक छोटी सी कैटेगरी अलग से रहती है। कर्नाटका में जैसे मुस्लिम ओबीसी के लिए 4% है, हम्म। राजस्थान में जैसे गुज्जर के लिए अलग कर दिया है, जैसे उत्तर प्रदेश में नॉन यादव ओबीसी के लिए अलग कर दिया था, वैसा एक सब कोटा है। इससे कहा ओबीसी का कोटा खत्म होता है, इससे कहा हम्म। एससी एसटी के कोटे से कोई मतलब ही नहीं है इस सारी बात का। लेकिन तो ये सर तो भाजपा मतलब की बात करती कहाँ है? भाजपा तो हर बार इसी तरह के नफरती भाषणों पर ही चुनाव जीतती हुई आई है, और अब तीसरा चरण चल रहा है, लोग वोट कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ मोटा मोटा, क्या लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं कि इस बार मुद्दे बिल्कुल बदले हुए हैं? सर आपने ग्राउंड पर क्या देखा? आप तो पूरा देश देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं। जो अब तक मैंने देखा वो ये कि ये चुनाव मोदी का नहीं, मुद्दे का बन गया है। अच्छा। मोदी के खिलाफ पूरा देश हो गया हो, ऐसा मैं दावा नहीं करूंगा। लेकिन अब लोग हम्म। कहते हैं हाँ हाँ अच्छा मोदी है, हाँ ठीक है, पर अब महंगाई के बारे में तो बोलो, अच्छा बेरोजगारी के बारे में तो बोलो। ये सब सवाल उठने लग गए हैं और इसका कोई सीधा जवाब मोदी जी के पास नहीं है। और ये अच्छा मुद्दों, बीजेपी चाहती थी कि हाँ। मुद्दे का चुनाव ना हो और कुछ भी हो जाए, 10 साल का बिल्कुल। जवाब ना देना पड़े। और अब विपक्ष से ज्यादा जनता इस चुनाव को उठा रही है और जनता अब सवाल पूछ रही है। संविधान का सवाल जनता पूछ रही है, महंगाई का सवाल जनता पूछ रही है, बेरोजगारी का सवाल जनता पूछ रही है। विपक्ष भी उसमें छोटा मोटा योगदान दे रहा है, लेकिन सचमुच ये बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है, ये हम्म। बीजेपी बनाम इंडिया की जनता बन गया है। अच्छा, तो सर जिस तरीके से लोगों के भीतर परिवर्तन आ रहा है, इसी तरीके से मीडिया के भीतर भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसके मालिक है सुभाष चंद्रा। 360 डिग्री वाली पलटी मार ली है और कह रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या मीडिया ने भी कुछ रुझान समझ लिए हैं क्या? सुभाष चंद्रा जी ने जो कहा है उसके बारे में गालिब 100 साल पहले कुछ बोल गए थे कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता। तो इनकी बातें सुन के तो आप हंस ही सकते हैं। दुर्भाग्यवश जैसा मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने नाक कटवा ली है, उसी तरह से इस देश के मीडिया ने अपने चेहरे पे कालिख पोत ली है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने। और पता नहीं कितना वक्त लगेगा, जैसा फैज ने कहा था, आ, ये खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। पता नहीं कितनी बरसातों के बाद इनके हाथ से खून के धब्बे धुलेंगे जो इन लोगों ने खेल किया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मीडिया की जो करतूतें हैं, इसके लिए बेचारे पत्रकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। एक पत्रकार इस देश का उतना ही ईमानदार है जितना इस देश का अध्यापक, डॉक्टर, वकील। वो सब अपना काम कर रहे हैं। ये सारा खेल मीडिया के मालिकों का है, जिनमें से हर एक की गर्दन बीजेपी ने पकड़ रखी है, सरकार ने पकड़ रखी है ना। जैसे ही इनको लगता है कि हाँ ग्राउंड पे कुछ हो रहा है, एकदम ये थोड़ा सा छाती फुला के दो बोलना की कोशिश करते हैं, इतने में फिर दोबारा कोई इनकी गर्दन पकड़ लेता है। तो मैं तो समझता हूँ कि हाँ, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मुझे भी लग रहा है कि मीडिया में कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के उवाच जो है वो मीडिया दिखाने की हिम्मत कर रहा है। और देखिए ना, सिर्फ हम्म। उस एक वीडियो से कितना सच सामने आ गया। बिल्कुल। अगर मीडिया रोज ऐसे 25 वीडियो दिखाना शुरू कर दे, जो कि रोज होते हैं, तो कितनी सच्चाई बदल जाए। लेकिन बिल्कुल ठीक है, पिछले 10 दिन से मीडिया के स्वभाव में भी थोड़ा सा 2-4 डिग्री अंतर आया है, जिसका मतलब है उन्हें हम्म। भी जमीन पे वो दिख रहा है जो कि मैं कह रहा हूं, जिसपे मेरे
मेरे पीछे पड़ गए लोग, इतनी गाली गलौज की सब कुछ, जब मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो 50 सीट आती नहीं दिख रही। गाली तो मुझे जी भर के आपने दे कहा दी, भूचाल आ लेकिन सकता है। भूचाल जी किसके मैंने लिए? कहा एनडीए के लिए? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी वहां पे ऑलरेडी 64 सीट लेके बैठी है, तो अगर इनकी 15-20 सीट होती हैं कम, तो भूचाल आ ही गया, क्योंकि बीजेपी ले दे के उत्तर प्रदेश पर ही निर्भर है कि वहीं पे कुछ होगा। हाँ। तो ये सब हुआ है, और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें इसे एक इसमें मीडिया में जो बदलाव आ रहा है उसे हमें जमीन पर आए हुए बदलाव की एक अभिव्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। और जरूरत है, देखिए ये चुनाव करवट ले रहा है, और करवट लेते हुए इलेक्शन से पूरे देश का मिजाज बदल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिलहाल तो हम इतना ही कह सकते हैं, बाकी देखिए परिणाम आएगा। लास्ट सर, लास्ट क्वेश्चन है। इस सार क्या जा रहा है इस तीसरे चरण का एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन को लेकर, आप क्या कहेंगे? सार जैसा कि मैंने कहा यही है कि कुल मिला के एनडीए को इतना बड़ा एडवांटेज इस फेज में था, जिसको रिटेन करना उसके लिए असंभव है। हम्म। और प्रश्न केवल यही है कि जो 80 सीट एनडीए की जेब में है, उनमें से 15 सीट जाएंगी, 20 सीट जाएंगी, या ज्यादा जाएंगी। अगर गुजरात में 3 सीट चली जाती हैं, और मध्य प्रदेश में कोई 3-4, उत्तर प्रदेश में और 3-4, और हम्म। उधर कर्नाटका में तो 10, महाराष्ट्र में 4-5, तो अगर ये तो मामला 20 से ऊपर पहुंच सकता है। अगर हम्म। इस फेज में बीजेपी की 20 सीट निकल गई, तो फिर सवाल ये नहीं है कि क्या बीजेपी को 272 सीट आ सकती है या नहीं। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या एनडीए को 272 सीट आ सकती है या नहीं। हम उस दिशा में अब बढ़ रहे हैं। हम्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव सर, आपने समय दिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों और देश भर की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। क्या कहती है ये वोटिंग, और आज जो वोटिंग हो रही है वो वोटर्स अपने दिमाग में आखिर किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं, इन सब पर चर्चा कर रहे थे। क्या कहता है तीसरा चरण, ये योगेंद्र सर से समझ रहे थे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।